मुस्लिम दुनिया बमों, आक्रमणों या विचारधारा से नहीं गिर रही है, इसे धूल में बदला जा रहा है किसी बहुत पुरानी और कहीं अधिक अविरल चीज से। नदियां सूख रही हैं, फसलें मुरझा रही हैं और इस्लाम के प्राचीन गढ़ प्यास से मर रहे हैं। सोमालिया से सीरिया तक, ईरान से मिस्र तक, कभी सभ्यता का पालना कहे जाने वाले देशों में पानी खत्म हो रहा है। पूरी झीलें गायब हो गई हैं। महानगरों में सूखे नलों को लेकर दंगे हो रहे हैं। किसान अपने खेत छोड़ रहे हैं। लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हैं, युद्ध से नहीं बल्कि जलवायु पतन से। यह सिर्फ सूखा नहीं है, यह एक धीमी गति का सर्वनाश है। और विडंबना यह है कि यह उन्हीं भूमि में हो रहा है जहां धर्म ग्रंथों ने कभी महामारियों, अकाल और ईश्वरीय दंड की चेतावनी दी थी। लेकिन इस बार यह ईश्वर का क्रोध नहीं है, यह हमारा अपना है। इस रिपोर्ट में हम इस्लामिक दुनिया में फैल रहे जल संकट के भयावह पैमाने का खुलासा करेंगे और यह भी कि अगर कुछ जल्दी नहीं बदला तो यह एक ऐसे पतन की सिर्फ शुरुआत हो सकती है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। एक ऐसे तथ्य से शुरुआत करते हैं जो आपको हिला देगा। पृथ्वी पर सबसे सूखे 10 देश मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र हैं। मिस्र इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां प्रतिवर्ष औसतन केवल 18 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसकी तुलना में लंदन में 600 से अधिक, न्यूयॉर्क में 1 और 200 से अधिक वर्षा होती है। मिस्र में सिर्फ 18। लीबिया 56 मिलीमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। सऊदी अरब भी पीछे नहीं है। कतर में सालाना लगभग 76 मिलीमीटर वर्षा होती है। यूएई में 78, बहरीन में सिर्फ 33। ये कोई अपवाद नहीं है, ये सामान्य स्थिति है। जॉर्डन, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, कुवैत सभी प्रतिवर्ष 120 मिलीमीटर के आसपास या उससे कम वर्षा वाले देश हैं। सैकड़ों लाखों लोगों के घर, ऐसे पूरे राष्ट्र इतनी कम वर्षा पर जी रहे हैं जो एक बाथटब भी नहीं भर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, ये रेगिस्तानी देश हैं, ये हमेशा से सूखे रहे हैं, क्या बदला है? सब कुछ, और स्थिति और भी बदतर हो रही है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र, मीना, आधिकारिक तौर पर ग्रह पर सबसे अधिक जल तनावग्रस्त क्षेत्र है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार पृथ्वी के 25 सबसे जल तनावग्रस्त देशों में से 16 इसी क्षेत्र में हैं। इसका मतलब है कि ये राष्ट्र अपने पास मौजूद लगभग सारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपूर्ति में थोड़ी सी भी कमी, मांग में थोड़ी सी भी वृद्धि और वे संकट में डूब जाते हैं। इसे समझने का एक और तरीका यहां है। मीना दुनिया की 6% आबादी का घर है, लेकिन इसमें दुनिया के नवीकरणीय ताजे पानी का सिर्फ 1.4% है। यह गणित काम नहीं करता और यह हर साल बदतर होता जा रहा है। यूनिसेफ के अनुसार इस क्षेत्र के लगभग 90% बच्चे उच्च या अत्यधिक उच्च जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहते हैं। 10 में से 9 बच्चे ऐसी जगहों पर पल रहे हैं जहां नल किसी भी क्षण सूख सकते हैं, और ठीक यही हो रहा है। हजारों साल में भरने वाले जलभृत एक्विफर महज कुछ दशकों में खाली हो रहे हैं। नदियां जो कभी साम्राज्यों को सहारा देती थीं, अब पतली धाराओं में सिकुड़ रही हैं। दजला और फरात, प्राचीन मेसोपोटामिया की नदियां, उत्पत्ति जेनेसिस में उल्लिखित नदियां, वे जलधाराएं जिन्होंने पहली मानव सभ्यताओं को जन्म दिया, 1975 से अपनी 80% प्रवाह खो चुकी है। यह जलवायु परिवर्तन नहीं है, यह ऊपर की ओर तुर्की के बांध हैं जो सीरिया और इराक को पानी की आपूर्ति रोक रहे हैं। जॉर्डन नदी, जहां ईसाई परंपरा के अनुसार यीशु को बपतिस्मा दिया गया था, अब अपने ऐतिहासिक औसत का केवल 10% बहती है। कुछ जगहों पर आप इसे पैदल पार कर सकते हैं। जॉर्डन से पोषित मृत सागर प्रतिवर्ष 1 मीटर से अधिक सिकुड़ रहा है। तटरेखा नाटकीय रूप से पीछे हट गई है, जिसके पीछे सिंकहोल और परित्यक्त रिसोर्ट्स बचे हैं। और फिर ईरान में उर्मिया झील है, जो कभी मध्य पूर्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी, पृथ्वी पर छठी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। 1935 में इसमें 32 अरब क्यूबिक मीटर पानी था। 2024 के अंत तक यह लगभग आधा अरब तक गिर गया। 35% की गिरावट। ईरानी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि झील वास्तव में सूख गई है, गायब, महज एक पीढ़ी में। और यहां स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि मनुष्यों ने खुद के साथ क्या किया है। सऊदी अरब को ही लें। 1980 और 90 के दशक में राज्य ने एक साहसी परियोजना शुरू की, रेगिस्तान में गेहूं उगाना।
अरब प्रायद्वीप को भोजन में आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने एक विशाल भूमिगत जलभृत का दोहन किया और पानी निकालना शुरू कर दिया। 90 के दशक के मध्य तक किसान प्रतिवर्ष 19 ट्रिलियन लीटर पानी निकाल रहे थे। सऊदी अरब संक्षेप में दुनिया का छठा सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक बन गया। सुनहरे खेत रेगिस्तान में दूर तक फैले थे। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, या ऐसा ही लगा, क्योंकि इसमें एक पेंच था। वह जलभृत नवीकरणीय नहीं था, यह जीवाश्म पानी था, प्राचीन भंडार जो हजारों वर्षों में जमा हुए थे। हिमयुग के दौरान जब अरब प्रायद्वीप वास्तव में आर्द्र था, इसे फिर से भरने के लिए कोई वर्षा नहीं थी। एक बार जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो यह हमेशा के लिए चला जाता है, और उन्होंने कुछ ही दशकों में इसका 80% से अधिक पानी निकाल दिया। 2016 तक पूरा गेहूं कार्यक्रम ध्वस्त हो गया। सरकार ने इसे चुपचाप बंद कर दिया। आज सऊदी अरब अपने उपभोग का लगभग हर दाना गेहूं आयात करता है। उन्होंने पानी को गेहूं में बदल दिया और फिर उनके पास दोनों में से कुछ भी नहीं बचा। यह धीमी गति से की गई आत्महत्या थी, और वे अकेले नहीं हैं। ईरान भी ऐसी ही कहानी कहता है, शायद इससे भी बदतर। देश के 70% से अधिक पानी कृषि में चला जाता है, जिसमें से अधिकांश पानी की कमी वाली फसलों की अक्षम बाढ़ सिंचाई के माध्यम से बर्बाद हो जाता है। रेगिस्तान में कपास, शुष्क क्षेत्रों में धान के खेत, हर नदी पर दशकों से बांधों का निर्माण, 1969 की क्रांति के बाद से 600 से अधिक बांधों का निर्माण, भूजल के अत्यधिक दोहन के साथ मिलकर देश को उस स्थिति में छोड़ दिया है जिसे विशेषज्ञ अब जल दिवालियापन कहते हैं। ईरानी अधिकारी अब इसे नकारते भी नहीं हैं। उर्मिया झील उस विफलता का प्रतीक है। अपने चरम पर यह एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र थी, राजहंसों, खारे पानी के झींगों और एक संपन्न पर्यटन उद्योग का घर। अब यह एक नमक का मैदान है। 1995 में इसमें 32 अरब क्यूबिक मीटर पानी था। अगस्त 2025 तक यह लगभग आधा अरब तक गिर गया। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने चेतावनी दी कि अगर बड़े बदलाव नहीं किए गए तो शरद ऋतु तक बांधों में कोई पानी नहीं बचेगा। उर्मिया के उजागर झील तल से उड़ी धूल अब 500 किलोमीटर तक यात्रा करती है, जिससे खेत की जमीन पर नमक फैल रहा है और उत्तर पश्चिमी ईरान में 15 मिलियन लोगों के फेफड़ों में पहुंच रहा है। श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। कृषि भूमि जहरीली हो रही है। पूरे समुदाय विस्थापन का सामना कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, यह 12,000 वर्षों में नहीं हुआ था। अध्ययनों से पता चलता है कि उर्मिया झील अपने पूरे दर्ज भूवैज्ञानिक इतिहास में कभी पूरी तरह से नहीं सूखी थी अब तक। और यह सब इससे पहले है कि हम आगे क्या आने वाला है उसे इसमें शामिल करें। जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र को पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य जगह से ज्यादा बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका वैश्विक औसत दर से दुगुनी गति से गर्म हो रहे हैं, जबकि दुनिया का बाकी हिस्सा जलवायु नीति पर बहस कर रहा है। ये देश इसे जी रहे हैं। गर्मी के रिकॉर्ड साल दर साल टूट रहे हैं। गर्मियों का तापमान जो एक पीढ़ी पहले असाधारण होता था, अब सामान्य हो गया है। और आने वाले दशकों के अनुमान भयावह हैं। जलवायु मॉडल भविष्यवाणी करते हैं कि इस सदी के अंत तक अधिकांश मीना देशों में वर्षा में 10 से 40% की कमी आएगी। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह एक कायापलट है। बसंत की बारिश, जिस पर किसान हजारों सालों से निर्भर रहे हैं, सबसे ज्यादा कम होगी। इस बीच वाष्पीकरण की दर 47 से 74% तक बढ़ने की उम्मीद है। गणित क्रूर है। आसमान से कम पानी गिर रहा है और उपयोग करने से पहले ही ज्यादातर पानी गायब हो रहा है। 2050 तक मध्य पूर्व में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी 13 से 28% तक गिर सकता है। उत्तरी अफ्रीका में यह गिरावट 9 से 25% हो सकती है, और ये मध्यम परिदृश्य हैं। आशावादी वाले, यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है, एक सीमा जिसे हम सदी के मध्य तक छू सकते हैं, तो मध्य पूर्व अपने पहले से ही दुर्लभ पानी का 15% से अधिक खो देगा। 4 डिग्री वार्मिंग पर, जो सदी के अंत तक पूरी तरह संभव है यदि उत्सर्जन अनियंत्रित रहा, तो क्षेत्र में पानी की उपलब्धता 45% तक गिर सकती है। इसे समझने दें। लगभग आधा पानी गायब। खेती, जैसा कि हम जानते हैं, असंभव। लाखों के शहर अस्थिर। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोध से पता चलता है कि यदि हम पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा भी कर लेते हैं,
तो भी मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों को असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के दिन, जो 122 फ़ारेनहाइट है, नियमित हो सकते हैं, असाधारण नहीं, नियमित। 4 डिग्री वार्मिंग पर कुछ खाड़ी शहरों में ऐसा तापमान देखा जा सकता है जो मनुष्यों के जीवित रहने की सीमा से अधिक होगा। इसे वेट बल्ब तापमान नामक चीज से मापा जाता है, जो गर्मी और आर्द्रता का एक संयोजन है। जब वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो मानव शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा नहीं कर पाता। यहां तक कि छाया में असीमित पानी और सीधे आप पर पंखों की हवा होने पर भी आपके शरीर का आंतरिक तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, आप बस मर जाते हैं। एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से, जिसे सुरक्षित लक्ष्य माना जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से वास्तव में रहने लायक नहीं रहेंगे। खेती जैसे बाहरी काम साल के कई महीनों तक खतरनाक हो जाएंगे। एयर कंडीशनिंग एक विलासिता नहीं रहेगी, बल्कि जीवित रहने की एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाएगी। और आप क्या सोचते हैं कि जब ग्रिड फेल हो जाएगा, जब बिजली चली जाएगी, जब राज्य व्यवस्था ढह जाएगी, तब किसके पास एयर कंडीशनिंग नहीं होगी? यह कोई दूर का विज्ञान कथा परिदृश्य नहीं है, यह भौतिकी है, यह हो रहा है, और इसकी समय सीमा सदियों में नहीं बल्कि वर्षों और दशकों में मापी जाती है। लेकिन जलवायु कहानी का केवल एक हिस्सा है। गर्मी और सूखा अपने आप लोगों को नहीं मारते। लोगों को वह मारता है जो आगे होता है जब हताश समुदायों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अराजकता। सोमालिया में 2022 से 2024 के बीच अनुमानित 71,000 लोग सूखे से संबंधित कारणों से मारे गए। यह यूनिसेफ, WHO और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार है। इन मौतों में से अधिकांश 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। 71,000 लोग मृत, युद्ध से नहीं, सूखे से। 2020-2023 का सूखा, जो 4 दशकों में सबसे बुरा था, ने 8 मिलियन से अधिक सोमालियों को प्रभावित किया। यह देश की लगभग आधी आबादी है। अकेले 2023 में जलवायु संबंधी झटकों ने 2.9 मिलियन लोगों को विस्थापित किया। कुएं सूख गए, लाखों पशुधन मर गए, पूरे गांव खुद को पीने के पानी और खाने के भोजन के बिना पाए। परिवार मानवीय सहायता की तलाश में बंजर परिदृश्यों को पार करते हुए दिनों तक भटकते रहे। कई बच नहीं पाए। विस्थापित व्यक्तियों के शिविर जलवायु शरणार्थियों से भर गए। ऐसे लोग जिन्होंने बमों से नहीं बल्कि सूखे कुओं और खराब फसल के कारण सब कुछ खो दिया था। यह युद्ध नहीं था, यह प्यास थी। और सोमालिया अकेला नहीं है। सीरिया में सूखे और तबाही के बीच का संबंध पहले ही खून से लिखा जा चुका है। 2006 से 2010 तक सीरिया ने अपने रिकॉर्ड में सबसे खराब सूखा अनुभव किया। कम से कम 900 वर्षों में पूरे फर्टाइल क्रीसेंट में सबसे खराब सूखा। वर्षा कम हो गई, लगभग 2/3 खेत विफल हो गए। भूमिगत जल, जिसे किसान वर्षों से अत्यधिक पंप कर रहे थे, समाप्त हो गया। पूर्वोत्तर का अन्न का कटोरा क्षेत्र, जो सीरिया के 65% गेहूं का उत्पादन करता था, तबाह हो गया। फसल की पैदावार गिर गई, पशुधन मर गए, ग्रामीण आजीविका ढह गई, और फिर आया पलायन। अनुमानित 1 से 1.5 मिलियन लोगों ने अपनी जमीन छोड़ दी और अलेप्पो, दमिश्क और होम्स जैसे शहरों में चले गए। पूरे विस्तारित परिवार सिर्फ काम की तलाश में युवा पुरुष ही नहीं, बल्कि दादा दादी, बच्चे, हर कोई अपना सामान पैक करके चले गए। वे शहरी परिधि में पहुंचे जो पहले से ही जनसंख्या वृद्धि और अपने ही युद्ध से भाग रहे इराकी शरणार्थियों के हालिया आगमन से तनावग्रस्त थे। 2010 तक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और शरणार्थी सीरिया की शहरी आबादी का लगभग 20% हिस्सा थे। शहरों में 1 दशक से भी कम समय में 50% से अधिक की वृद्धि हुई। खाद्य कीमतें आसमान छू गईं, बेरोजगारी बढ़ गई। जो लोग जीवन भर किसान रहे थे, उन्होंने खुद को बिना नौकरी और बिना किसी भविष्य के झुग्गियों में पाया। और सरकार, उसने ईंधन सब्सिडी में कटौती की, उसने संकट को नजरअंदाज किया, उसने उन परिवारों को लगभग कुछ भी नहीं दिया जिनका जीवन तबाह हो गया था। गुस्सा चरम पर पहुंच गया। जब 2011 में अरब स्प्रिंग ने विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, तो ये शिकायतें भड़क उठीं। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एक अध्ययन में पाया गया कि
मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन ने सीरिया के सूखे की संभावना को प्राकृतिक परिवर्तनशीलता से 2 से 3 गुना अधिक कर दिया था। सूखे के शिकार लोग शासन के विरोधी बन गए। ग्रामीण निराशा शहरी क्रोध में बदल गई। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गृह युद्ध में बदल गए और बाकी इतिहास है। 400,000 से अधिक मृत, लाखों विस्थापित, एक राष्ट्र बिखर गया, शहर खंडहर में बदल गए। लेकिन सीरिया तो बस शुरुआत थी। यह पैटर्न पूरे क्षेत्र में दोहराया जा रहा है। 2024 में अल्जीरिया में टियारेट के रेगिस्तानी शहर में महीनों तक नल सूखने के बाद हिंसक दंगे भड़क उठे। निवासी घंटों कतार में लगे रहते थे सिर्फ पानी के कंटेनर भरने के लिए। सरकार ने राहत का वादा किया, वह कभी नहीं आई। जब सब्र टूट गया तो हताशा सड़कों पर उतर आई। पुलिस तैनात की गई, खिड़कियां तोड़ दी गईं। यह इस बात का पूर्वावलोकन था कि क्या होता है जब कोई राज्य जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता प्रदान नहीं कर सकता। ईरान में पानी के विरोध प्रदर्शन लगभग नियमित हो गए हैं। 2021 में खुजेस्तान प्रांत में प्रदर्शनकारी "मैं प्यासा हूं" चिल्लाते हुए सड़कों पर उतर आए। वे राजनीति या विचारधारा का विरोध नहीं कर रहे थे। वे इस बात का विरोध कर रहे थे कि उनकी आर्द्र भूमि सूख गई थी, उनकी नदियां मोड़ दी गई थीं और उनके नल सूख गए थे। सरकार ने बल प्रयोग किया। सुरक्षा सेवाओं ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। पानी की मांग करते हुए लोग मारे गए। यमन में, जो पहले से ही दुनिया के सबसे घातक गृह युद्धों में से एक से जूझ रहा है, संकट और भी गंभीर है। राजधानी सना दुनिया का पहला प्रमुख शहर बनने की राह पर है, जहां पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। कुछ अनुमान बताते हैं कि शहर के नीचे का जलभृत कुछ ही वर्षों में समाप्त हो सकता है। समुदाय पहले से ही घटते कुओं को लेकर लड़ रहे हैं। पानी को लेकर सशस्त्र विवाद आम हो गए हैं। यमन में पानी सिर्फ दुर्लभ नहीं है, यह युद्ध का हथियार बनता जा रहा है। और फिर हैं राष्ट्रों के बीच के संघर्ष। पानी सीमाओं का सम्मान नहीं करता और न ही इसे लेकर होने वाले युद्ध करेंगे। मिस्र अपनी 90% से अधिक पानी की जरूरतों के लिए नील नदी पर निर्भर है। 100 मिलियन से अधिक मिस्रवासी इसके किनारों पर रहते हैं। यह नदी सिर्फ मिस्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह स्वयं मिस्र है। नील नदी के बिना कोई मिस्र सभ्यता नहीं है। लेकिन इथियोपिया ने ऊपर की ओर ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध बनाया है। जब यह पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो इथियोपिया ब्लू नाइल के प्रवाह को नियंत्रित करेगा, जो मिस्र को पानी देने वाली मुख्य सहायक नदी है। मिस्र के अधिकारियों ने खुले तौर पर सैन्य विकल्पों पर चर्चा की है। पूर्व राष्ट्रपतियों ने युद्ध की धमकी दी है। तनाव अभी भी अनसुलझा है। तुर्की के फरात नदी पर बने बांधों ने 1975 से सीरिया और इराक तक पानी के प्रवाह को 80% तक कम कर दिया है। इराकी दलदली भूमि, जिसने हजारों वर्षों तक समुदायों का भरण पोषण किया, बड़े पैमाने पर गायब हो गई है। दक्षिणी इराक के किसान अपने खेतों को धूल में बदलते हुए देखते हैं, जबकि तुर्की के जलाशय ऊपर की ओर भर रहे हैं। मध्य एशिया में ग्लेशियरों के पीछे हटने और नदियों के सिकुड़ने से तनाव बढ़ रहा है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ऊपरी देशों का उस पानी पर नियंत्रण है जिसकी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे निचले देशों को सख्त जरूरत है। सोवियत युग के पुराने समझौते कमजोर पड़ रहे हैं, नए संघर्ष पनप रहे हैं। जल युद्ध वाक्यांश कभी विज्ञान कथा जैसा लगता था, किसी आपदा फिल्म की तरह। अब ऐसा नहीं है। युद्ध पहले ही आ चुके हैं, उन्हें अभी बस यह नाम नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। कुछ ऐसा जो यह बताता है कि मुस्लिम दुनिया में हालात कितने हताश हो गए हैं। लाखों लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में, जब मध्य पूर्व एक और सूखे सर्दियों के लिए तैयार हो रहा था, देश दर देश बारिश के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। यह सलात अल इस्तिस्का है, सूखे के दौरान ईश्वरीय हस्तक्षेप के लिए एक विशेष इस्लामी प्रार्थना। यह पैगंबर मोहम्मद के समय से चली आ रही है और इस्लाम के सबसे पवित्र सांप्रदायिक अनुष्ठानों में से एक है। सऊदी अरब के किंग सलमान ने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रव्यापी बारिश की प्रार्थनाओं का आह्वान किया। हर सक्षम व्यक्ति से मस्जिदों में भाग लेने और भगवान से राहत मांगने का आग्रह किया। पूरे राज्य में रियाद से जेद्दा तक और सबसे छोटे रेगिस्तानी कस्बों तक सुबह के शुरुआती घंटों में मस्जिदें उपासकों से भर गईं। उनकी आवाजें एक साथ उठीं, एक ही प्रार्थना में एकजुट होकर, हमें पानी भेजो।
कुवैत ने एक ही दिन में 125 एक साथ मस्जिद प्रार्थनाएं आयोजित की। यूएई ने सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की। यहां तक कि ईरान में भी, जहां सरकार दशकों के कुप्रबंधन के कारण संकट के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है, अधिकारियों और मौलवियों ने लोगों से अल्लाह से बारिश मांगने का आग्रह किया। कुछ मामलों में उपासकों ने प्राचीन परंपरा का पालन किया और अपने कपड़े अंदर बाहर पहने, जो उनके कठोर भाग्य को पलटने के लिए एक विनम्र प्रार्थना का प्रतीक था। यह पूर्ण समर्पण का एक संकेत है, यह स्वीकार करने का कि मानवीय प्रयास विफल हो गए हैं। ये दृश्य परेशान करने वाले हैं। पूरा राष्ट्र घुटनों पर आकाश की ओर देख रहा है, पानी मांग रहा है। यह एक मार्मिक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है, विश्वास और सामुदायिक एकजुटता की एक सुंदर अभिव्यक्ति। लेकिन यह एक विनाशकारी सच्चाई को भी रेखांकित करता है। मानवीय समाधान विफल हो गए हैं। आलोचकों का कहना है कि जबकि प्रार्थना समुदायों को एक साथ लाती है, यह जल भंडारों को फिर से नहीं भरती। यह सरकारों को नदियों को सुखाने से नहीं रोकती। यह दशकों के कुप्रबंधन को नहीं पलटती। जब प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं और लोग आकाश की ओर देखते हैं, तो हवा में एक बेचैन कर देने वाला सवाल तैर रहा होता है। अगर बादल नहीं आए तो फिर क्या होगा? इसका जवाब हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी पलायन की घटना। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक मीना क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता प्रति वर्ष 500 क्यूबिक मीटर से कम हो जाएगी। यह अत्यधिक कमी की दहलीज है। इस स्तर से नीचे कोई भी समाज सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता। तुलना के लिए वैश्विक औसत लगभग 7000 क्यूबिक मीटर है। यूरोपीय और अमेरिकी प्रति व्यक्ति 500 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। इन देशों में 500 से कम होगा। 2050 तक इस क्षेत्र के 2/3 देशों में प्रति व्यक्ति 200 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी हो सकता है। यह खेती के लिए पर्याप्त नहीं होगा, उद्योग के लिए पर्याप्त नहीं होगा, पीने के लिए भी बमुश्किल पर्याप्त होगा। हम पहले ही देख रहे हैं कि क्या होता है जब लोग उस जगह पर जीवित नहीं रह पाते जहां वे रहते हैं। अकेले 2022 में 10 लाख से अधिक सोमाली विस्थापित हुए। 2023 में लाखों और लोग विस्थापित हुए। सीरियाई शरणार्थियों की संख्या लाखों में है, जो तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और यूरोप में बिखरे हुए हैं। उत्तरी अफ्रीका, साहेल और दक्षिण एशिया से जलवायु शरणार्थी पहले से ही यूरोप की ओर अपना रास्ता बना रहे हैं। भूमध्य सागर को जर्जर नावों में पार करते हुए, रेगिस्तानों से गुजरते हुए हजारों की संख्या में मर रहे हैं। और यह तो बस शुरुआत है। यदि इस्लामी दुनिया के कुछ हिस्से इतने गर्म या शुष्क हो जाते हैं कि वे अपनी आबादी का भरण पोषण न कर सकें, तो करोड़ों लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। यह किसी दूर के भविष्य में नहीं, बल्कि इस वीडियो को देखने वाले लोगों के जीवन काल में ही होगा। बमों या सेनाओं से नहीं, प्यास से, गर्मी से, अपनी जन्मभूमि में जीवित रहने की साधारण अक्षमता के कारण